नमस्कार। राजनीति को समझने समझाने की इस श्रृंखला राजनीति की पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन इस समय जबरदस्त उभार पर है और हम सब जानते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव पर उसका जबरदस्त असर भी पड़ने वाला है। लेकिन अगर हम इस आंदोलन को, किसान आंदोलन को ठीक से समझना चाहते हैं, पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहते हैं, तो हमें कई और चीजों पर गौर करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि यूपी में किसान राजनीति का क्या चरित्र रहा है, सूबे में किसान राजनीति की जड़ें कहाँ हैं और वे कितनी मजबूत हैं, किसानों की राजनीति और सत्ता में हिस्सेदारी कैसी रही है और वे क्या कुछ हासिल कर पाए हैं। आज की इस कड़ी में हम इन्हीं सब मुद्दों पर, सवालों पर बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार दुबे जी। कार्यक्रम में आपका स्वागत है अभय जी। धन्यवाद। अभय जी, अभय जी, हम देख रहे हैं कि ये आंदोलन तो जोर पकड़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में और भी जोर पकड़ेगा। लेकिन अगर हम पूरे किसान राजनीति के परिप्रेक्ष्य में इस आंदोलन को देखना चाहें तो कैसे देखें? देखिए, किसानों की राजनीति तो केवल एक आर्थिक वर्ग की राजनीति नहीं है। जब हम किसान शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा लगता है ऐसे कि हम केवल खेती से जीविका उपार्जन करने वाले लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हो। भारत में किसान का मतलब कुछ समुदायों से होता है, कुछ जातियों से होता है जो कि पारंपरिक रूप से खेती को अपना पेशा बनाए रहे हैं और उनकी जातिगत अभिव्यक्तियां हैं। उनके कारण उनका एक अलग तरह का सामाजिक किरदार बनता है। जिनको हम ओबीसी जातियां कहते हैं, यानी अन्य पिछड़े वर्ग कहते हैं, वो दरअसल उनका एक 50% हिस्सा किसानी के पेशे से जुड़ा हुआ है। जो जातियां ओबीसी की सूची में नहीं आती हैं, ऐसी भी बहुत सी जातियां हैं जो कि किसानी की पेशे से जुड़ी हुई है, जैसे कि जाट समुदाय है। एक जमाना था जबकि जाटों से अगर कहा जाए कि आपको आरक्षण चाहिए तो वो नाराज हो जाते थे। उन्हें लगता था ऐसे उनका अपमान किया जा रहा है और वो झगड़ा करने पर आमादा हो जाते थे। ये आज के जमाने की बात है, जबकि जाट समुदाय भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं और राजस्थान के जाट समुदाय को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने आरक्षण दे दिया था। तो ये एक समुदाय है जो कि खेती के पेशे से जुड़ा हुआ है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय, गुर्जर समुदाय और मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा भी खेती के पेशे से जुड़ा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर हमें किसानों की गोलबंदी करनी है तो हमेशा ये प्रश्न रहा है, किसानों की गोलबंदी कैसे होगी? डॉक्टर लोहिया के जमाने में किसानों की गोलबंदी का मतलब ये था कि आप अन्य पिछड़े वर्गों की गोलबंदी कर लें, यानी पिछड़ी जातियों की आप गोलबंदी कर लें। और उसमें पिछले कार्यक्रम में जो आपने पिछली किस्त की थी, उसमें हम लोगों ने इस बात पर विचार भी किया था कि किस तरीके से पिछड़ों की गोलबंदी करने में समाजवादियों में और जनसंघियों के बीच में एक प्रतियोगिता थी और दोनों ने पिछड़ों को आपस में बांट लिया था। उस वक्त तक पिछड़ी जातियों के साथ में जो जाट बिरादरी है और गुर्जर बिरादरी है वो उस तरीके से नहीं जुड़ी थी। लेकिन जैसे ही चरण सिंह का 1967 के बाद में किसानों की राजनीति में एक नेतृत्वकारी भूमिका बढ़ी, वैसे ही जाट बिरादरी, गुर्जर बिरादरी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मजबूत ताकतवर किसान जातियां थी, वो भी पिछड़ी जातियों की राजनीति से जुड़ गई। और उसके बाद से किसान राजनीति का पूरा किरदार बदल गया। और उसमें क्या है कि संख्यात्मक दृष्टि से चूंकि यादव और दूसरी पिछड़ी जातियां ज्यादा बड़ी संख्या में है, इसलिए हम लोगों ने पिछली बार इसका भी जिक्र किया था कि किस तरह चरण सिंह अपने आप को यादव नेता के तौर पर प्रस्तुत किया करते थे। और यहां तक कि पूरे सेंट्रल यूपी में चौधरी चरण सिंह यादव जिंदाबाद का नारा लगा करता था, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता था कि चरण सिंह मुख्य तौर पर जाट बिरादरी से आते हैं। खुद चरण सिंह भी चाहते थे कि उन्हें समाजवादी आंदोलन से जो एक यादवों की गोलबंदी का जो एक तोहफा प्राप्त हुआ है, मैं इसको तोहफे के रूप में ही कहूंगा, तोहफा प्राप्त हुआ है, उसको वो सुरक्षित रखें और उसके जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति पर और साथ में राष्ट्रीय राजनीति पर अपनी पकड़ बनाए रखें। तो किसान राजनीति का ये मोटे तौर पर किसान राजनीति की ये संरचना रही है और इस तरह का किरदार रहा है। अब उसके बाद में हमें देखना चाहिए कि जब भारत में हरित क्रांति शुरू हुई और किसानों से ये कहा गया कि केवल वे अपने इस्तेमाल के लिए ही फसल
ना उगाएं, बल्कि बाजार के इस्तेमाल के लिए फसल उगाएं। और हरित क्रांति का जो पूरा प्रौद्योगिकी ढांचा था, यानी बीजों, खाद और कीटनाशकों को मिलाकर जो एक हरित क्रांति का एक प्रौद्योगिकी समीकरण था, वो बड़ी जोत के किसानों के लिए बहुत लाभकारी था। और चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी जोत के किसान बड़ी संख्या में थे, इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरित क्रांति का गढ़ बनता चला गया। ठीक उसी तरह से हरियाणा हरित क्रांति का गढ़ बना, पंजाब हरित क्रांति का गढ़ बना। तो ये आज जो किसान आंदोलन बहुत आपको जिस इलाके में लोकप्रिय और प्रभावी दिख रहा है, ये वही इलाका है जहां पर किसान जो है, जो बाजार के लिए, बाजार में बेचने के लिए अपनी फसलें उगाते हैं, जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में खेती का पूंजीवादीकरण कहा जाता है। तो अब ये स्थिति मौजूद है हमारे सामने के लिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जब किसानों को जाटों के रूप में गोलबंद करती है, तब तो वो उन्हें अलग तरीके से देखती है, और जब वही जाट किसान आंदोलन पे उतरते हैं, तब उन्हें वो कहती है कि ये बड़े किसान हैं जो छोटे किसानों के विरोध में खड़े हुए हैं। जबकि वस्तुस्थिति क्या है? ये सही है कि हरित क्रांति की वजह से बड़े किसानों को बहुत ज्यादा लाभ हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छोटी जोत के किसान या मझोली जोत के किसान हरित क्रांति की प्रक्रिया से अलग रहे। आज भी बहुसंख्या में जिन किसानों को हरित क्रांति से लाभ हुआ है और वो बाजार के साथ जुड़े हैं, उसमें छोटी और मझोली जोतों के किसान भी हैं। इसीलिए किसान आंदोलन में हमेशा ये संभावना रहती है कि भले ही उसका नेतृत्व और पहलकदमी बड़े किसानों के हाथ में रहे, लेकिन उसमें जो भीड़ जमा होती है, यानी उसमें जो जनशक्ति की शक्ल सूरत बनती, तस्वीर बनती है, वो छोटे और मझोली जोत के किसानों से बनती है। और वे जरूरी नहीं कि वे जाट बिरादरी या गुर्जर बिरादरी या धनी मुसलमान जातियों से ही आते हों। उनमें बड़े पैमाने पर पिछड़ी जातियों के किसान हैं, ऐसे किसान हैं जो गरीब और मझोले किसान माने जा सकते हैं। तो अब ये किसान आंदोलन के सामने भी ये चुनौती है कि वो अपने आप को केवल बड़े किसानों के नुमाइंदगी के प्रतिनिधित्व के तौर पर ही सीमित न रखे, और साथ में वो छोटे और मझोले किसानों तक भी अपना विस्तार करे, जो मेरी निगाह में जब मैं देखता हूं, मुझे लगता है कि वो विस्तार हो रहा है। अगर वो विस्तार नहीं होता तो ये आंदोलन इतने दिनों तक केवल कुछ बड़े किसानों तक ही सीमित रहकर नहीं टिक सकता। जी, तो अभय जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि इस किसान आंदोलन की संरचना या किसान राजनीति की संरचना बहुत कुछ जातियों में छिपी हुई है, हरित क्रांति में छिपी हुई है, जिसने इस पूरे इलाके में समृद्धि लाई। किसानों में समृद्धि आई तो उनकी महत्वाकांक्षाएं भी जागी और उन्होंने राजनीतिक रूप से अपने आप को और ज्यादा चेतना संपन्न भी पाया, गोलबंदी भी की और अपना हिस्सेदारी की मांग भी शुरू की। और इसके साथ साथ एक बड़ा फायदा खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को यह हुआ कि वो दिल्ली के करीब है, तो जब चाहे दिल्ली पर धावा बोल सकते हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए, संगठित होकर एक दबाव बनाने के लिए। तो ये एक जो कि हमें उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्सों में देखने को नहीं मिलता है। तो ना वहां हरित क्रांति पहुंची और ना ही वो एक डिस्टेंस था, और दूसरे तरह की व्यवस्था भी, चूंकि उत्तर प्रदेश में पहले किसानी को लेकर थी, राजस्व की उगाही को लेकर, उस वजह से भी शायद वहां उस तरह की जागृति देखने को नहीं मिली। हालांकि स्वामी सहजानंद का आंदोलन उस पूरे उत्तर प्रदेश में ज्यादा था। तो इस पूरे हमें उत्तर प्रदेश में क्या कई रंग दिख रहे हैं किसान राजनीति के? देखिए, आपने चूंकि सवाल उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा था, इसलिए मैंने उत्तर प्रदेश से जोड़ के ही उसका जवाब दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, उनके आंदोलन का एक राष्ट्रीय किरदार भी है। इसके ऊपर भी हम लोगों को थोड़ा इस बात को भी इस कार्यक्रम में दर्ज किया जाना चाहिए। जैसे ही वो यानी बाजार के लिए फसलें उगाने वाले किसान, नई नकदी फसलें उगाने वाले किसान जैसे ही आंदोलन करते हैं, तो वैसे ही वो न केवल हरियाणा और पंजाब के किसानों से जुड़ जाते हैं, बल्कि वे गुजरात के किसानों से भी जुड़ जाते हैं, वो महाराष्ट्र के किसानों से भी जुड़ जाते हैं, और वो दक्षिण भारत में कर्नाटक के किसानों से, तमिलनाडु के किसानों से भी जुड़ जाते हैं। क्योंकि हरित क्रांति केवल उत्तर भारत की परिघटना नहीं है, वो तो एक राष्ट्रीय परिघटना है। आप महाराष्ट्र के जो गन्ना किसान हैं, जिनकी वजह से वहां पर चीनी मिले हैं, या गुजरात में नकदी फसलें उगाने वाले किसान हैं, उनकी पूरी एक बेल्ट है। और उत्तर प्रदेश में आप देखिए, केवल ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश नहीं, पीलीभीत में आप जो तराई का इलाका है, वहां आप देखिए, वहां भी बड़े पैमाने पर आपको ऐसे किसान मिलेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी जब अपने नेतृत्व से पत्र लिखकर अपील करते हैं
और मीडिया में बयान भी देते हैं कि भाई जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी किसान रैली हुई है, इसको आप हमदर्दी से देखिए, ये हमारे ही हैं और इनसे आप बातचीत कीजिए और बातचीत करिए, मसला सुलझाइए। तो उन्हें ऐसा क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि वो जिस क्षेत्र के सांसद हैं वहां पर इस तरह के किसान बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। तो ये एक राष्ट्रीय किरदार भी इस पूरे आंदोलन का निकलता है और इसलिए ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के लिए और भी ज्यादा चिंता का सबब है। न केवल ये आंदोलन, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर उसने लापरवाही बरती और ज्यादा मजबूत और चालाकी से भरी हुई पेशबंदी नहीं की तो न केवल ये छोटी और मझोली जातियों के किसानों को अपनी ओर मझोली जोतों के किसानों को अपनी ओर खींच लेगा, बल्कि ये राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले आंदोलन के साथ मिलकर एक राष्ट्रीय और प्रकारांतर से एक अंतरराष्ट्रीय दावेदारी करेगा, जिससे पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसके ऊपर, उसकी छवि के ऊपर एक सवालिया निशान लग जाएगा। तो इस लिहाज से उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का आंदोलन, इसके महत्व की कई परतें हैं। एक परत तो वो है कि ये छोटी मझोली जोतों के किसानों को अपनी ओर खींचता है, जो कि खींच रहा है, और दूसरी परत यह है कि इसका एक राष्ट्रीय किरदार है, और तीसरी परत यह है कि इसकी धमक अंतर्राष्ट्रीय किस्म की है। जी, अगर हम वो चौधरी चरण सिंह के जमाने से ले और इस आंदोलन तक देखें तो इन आंदोलनों का चरित्र और मूल रूप से एजेंडा क्या रहा है? किस तरह की मांगे उठाते रहे हैं और किस तरह से अपनी राजनीति को शेप देते रहे हैं? देखिए, किसान आंदोलन की मांगे तो मुख्य तौर पर आर्थिक होती हैं। किसान आंदोलन की मांगे तो मुख्य तौर पर आर्थिक होती हैं। वो एक जमाने में जो कृषि कर होता था, यानी लगान, उसकी माफी या उसकी कटौती की मांग किया करते थे। फिर जब हरित क्रांति की शुरुआत होती है तो उसके बाद फिर वो जो खेती के जो इनपुट हैं, यानी खेती में लगने वाली जो सामग्री है, जैसे खाद है, बीज है, उसको और सस्ता करने की मांग करते हैं। उसके बाद अपनी फसल को वो कैसे बेचें, उसकी सुविधाओं की मांग करते हैं। उसमें जो उन्हें कमीशन देना पड़ता है, उन कमीशन को हटाने की मांग करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि जो बिचौलिए हैं, यानी कि जो आड़तिये हैं, इन आड़तियों के मुकाबले आड़तियों से उनका संघर्ष है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि किसान और आड़तिये मिलकर कुछ किसी और के साथ संघर्ष कर रहे हैं। फिर उसमें कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड चेन का मसला आ जाता है। तो इस तरह करके ये पूरी एक आर्थिक परत है इस पूरे आंदोलन की। तो आंदोलन तो मुख्य तौर पर आर्थिक प्रश्न के ऊपर होता है, लेकिन यह आंदोलन पहले दौर के बाद ही आर्थिक प्रश्न पर सीमित नहीं रहता। उसके बाद ही किसानों को लगने लगता है कि भाई उनकी मांग तो उस तरह से मानी नहीं जा रही, इस तरह वो चाहते थे। ये हर दौर में हुआ है। जो इस किसान आंदोलन के साथ हो रहा है, ये पहले के किसान आंदोलनों के साथ भी होता रहा है। किसानों की पार्टी बनना, किसानों की राजनीति होना, उसकी वजह भी यही रही है कि उनकी मांगों को केवल आर्थिक आंदोलन के जरिए नहीं माना गया। इसलिए मजबूरी में उनके जो राजनीतिक प्रतिनिधि थे, उनको ये देखना पड़ा कि वो तत्कालीन कांग्रेस शासन के खिलाफ असली भारत की मांग बुलंद करें। असली भारत यानी किसानों के भारत की मांग बुलंद करें, शहरी भारत के प्रभुत्व के मुकाबले। तो इसलिए इस तरह से पूरी उनकी राजनीति बनती है। तो फिर किसानों को मजबूरन सत्ता की दौड़ में उतरना पड़ता है और किसानों के प्रतिनिधियों को सत्ता की दौड़ में उतरना पड़ता है। आप देखिए, पिछड़े वर्ग के जितने भी नेता हैं वो सारे के सारे किसान परिवारों से आए हुए हैं। यहां तक कि यादव समाज में देखिए, मुलायम सिंह जी हों, चाहे लालू यादव हों, ये लोग तो बहुत गरीब किसान परिवारों से आए हुए हैं। इन लोगों की समृद्धि तो बाद में सत्ता के निकट जाने से बढ़ी, वरना अगर इनके आप उद्गम को देखें तो मुलायम सिंह जी तो एक झोपड़ी के नीचे, छप्पर के नीचे पैदा हुए थे। लालू यादव भी काफी गरीब परिवार से आए हैं। तो आमतौर पर इन लोगों का जीवन, शुरुआती जीवन काफी गरीबी में और आर्थिक संघर्ष करते हुए गुजरा है। इसीलिए इनकी शुरुआती राजनीति काफी रेडिकल किस्म की लगती है जी। उस राजनीति में संघर्ष ज्यादा है, समझौता ना के बराबर है, समाजवाद की बात है, हिंदी की बात है, क्योंकि अंग्रेजी आती नहीं है, उस तरह की शिक्षा दीक्षा नहीं है, और सादा जीवन की बात है। और ये इस तरह की पूरी राजनीति इसके अंदर दिखाई पड़ती है जब वो लोहिया के सानिध्य में होते हैं, या मान लीजिए दीनदयाल उपाध्याय के सानिध्य में होते हैं, उस वक्त भी। जी, ये बताइए कि 1991 के बाद आर्थिक सुधार जो लागू हुए, उसने कृषि को थोड़ा सा पृष्ठभूमि में धकेलना शुरू किया और जो सुविधाएं, सहूलियतें दी जाती थी, उनमें कटौती शुरू हुई, सब्सिडी में कटौती शुरू हुई। हमने देखा कि देश भर में बहुत जगह कृषि क्षेत्र में
बड़ी दिक्कतें आई और लाखों किसानों ने आत्महत्याएं भी की। तो क्या ये जो नई समस्याएं आई हैं, ये भी किसान एजेंडे से जुड़ती चली गई? वो जो अभी प्रतिध्वनित हो रही हैं तीन कानून बनने के बाद, क्या ये उसी से जुड़ गई हैं जाकर? मुकेश जी, आपका सवाल मुझे एक बार फिर से ये मौका देता है कि मैं विश्व बैंक की उस रिपोर्ट का आपके सामने उल्लेख करूं। मुझे यकीन है कि आप भी उस रिपोर्ट से वाकिफ होंगे। विश्व बैंक की एक ऐसी रिपोर्ट है जिसके अंदर ये कहा गया है कि भारत जैसे देशों की सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि वे 10 या 15 साल के भीतर भीतर उन्होंने इतने करोड़ ग्रामीण आबादी को शहरों की तरफ ले जाएं। और जब भारत सरकार ये नहीं कर पाती है, मनमोहन सिंह की सरकार 90 के दशक में रिपोर्ट आई थी, मनमोहन सिंह की सरकार नहीं कर पाती है, तो विश्व बैंक की अगली रिपोर्ट उनको लताड़ लगाती है कि भाई आपने कर ही नहीं पाया, ये तो आपको जिम्मेदारी दी गई थी ये करने की। तो इसका क्या मतलब है? वो कहती है कि ये जमीन जो है, देहातों की जमीन जो है, ये अकुशल हाथों में है। कुशल हाथ उसकी निगाह में केवल वो है जो कि कारपोरेट हाथ हैं, जो कि शहरी उद्योगपतियों के हाथ हैं। इस जमीन को जब यहाँ की बड़े पैमाने पे आबादी शहरों में चली जाएगी, तो शहरों में छोटे स्तर के तमाम सारे जो रोजगार हैं, यानी जो भारत की भूस्वामी जातियों के पुत्रों को शहरों में ले जाकर कारीगर जातियों में बदलना है। ये यानी शहरों में जाकर उन्हें लोहार का काम करना होगा, उन्हें इलेक्ट्रीशियन का काम करना होगा, उन्हें प्लम्बर का काम करना होगा, उन्हें बढ़ई का काम करना होगा। तो उसके लिए हमारे नरेंद्र मोदी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने एक स्किल मंत्रालय बना दिया है जो पॉलिटेक्निक खोलेगा, आईआईटीज वगैरह खोलेगा, और ये ग्रामों से जो ये किसानों की, उजड़े हुए किसानों की बड़े पैमाने पर आबादी जो शहरों में आएगी, इसको इस प्रकार के कौशलों में, स्किलों में पारंगत किया जाएगा ताकि वो शहरी कारपोरेट नेतृत्व में चलने वाली अर्थव्यवस्था के पिरामिड के बिल्कुल आधार का काम कर सकें। यानी उसकी तलछट में रहकर जो है वो एक गरीबी की जिंदगी शहरों में गुजारें। जो लोग स्किल्ड नहीं होंगे वो बड़े बड़े जो सोसाइटीज होती हैं, बड़े बड़े जो जहां पे हम लोगों के फ्लैट बने हुए हैं, उनके सामने डंडा लेकर चौकीदार के रूप में खड़े हो जाएंगे और एक एक कमरे में 6, ये सब हो रहा है। तो ये प्रक्रिया बहुत धीमी गति से 90 के दशक नहीं, उससे पहले मेरे ख्याल से 80 के दशक से ही लगातार चल रही है। ग्रामीण आबादी, खेती चूंकि अलाभकारी हो गई है, तो ग्रामीण आबादी शहरों में आ रही है अपने रोजगार के लिए। 90 के दशक में इसी प्रक्रिया को बहुत तेज करने का दबाव डाला गया ताकि जो कीमती जमीन है वो कुशल हाथों में, यानी कारपोरेट हाथों में जाने के लिए खाली हो सके। ये एक तरह का, पहले एक जमाने में फौजें आती थी और वो लोगों को उजाड़ कर जमीनों पर कब्जा कर लेती थी। ये आप देखिए, यहां फौजें नहीं आ रही हैं, यहां पे पूंजी और उसके एजेंट आ रहे हैं। वो और सरकार ने उनके हाथ में हथियार दे रखे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा नहीं था, जब ये किसान आंदोलन, तीन कृषि कानून आए थे, तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि एक नौजवान आएगा जिसके पास कंप्यूटर होगा, वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। इन सब बातों से किसानों के कान खड़े होते हैं। आपको ध्यान होगा, नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में जब आई थी, तो उसने कुछ पहले काम किए थे, कुछ 4-5 पहले काम किए थे। उसमें से एक काम था भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जारी करना। इस अध्यादेश को शायद 3 या 4 बार जारी किया गया, लेकिन चूंकि राज्यसभा में उस वक्त सरकार के पास उसे पारित कराने लायक बहुमत नहीं था, इसलिए, और उसका विरोध भी बहुत हुआ, और उन्हें जब सरकार को लगा कि राहुल गांधी की नेतागिरी इससे चमक रही है, तो वो डर गई और उसने उस अध्यादेशों को जारी करना बंद कर दिया। वो काम जो उस वक्त नहीं कर पाई थी, वो कोरोना की अवधि में किया गया, जब 17 लॉकडाउन लगा हुआ था और राजनीतिक गोलबंदी करने पर प्रतिबंध था। उस वक्त केंद्रीय कैबिनेट ने 3 कृषि कानूनों के अध्यादेश जारी करना है, ये पास किया गया। राष्ट्रपति से अध्यादेशों को जारी कराया गया। जैसे ही अध्यादेश जारी हुए, वैसे ही किसानों की, पंजाब में खासतौर से किसान यूनियनों की समझ में आ गया कि क्या होने वाला है, और सारे के सारे किसान चूंकि सड़क पर उतरकर आंदोलन नहीं कर सकते थे, इसलिए वो अपनी छतों पर चढ़ गए और छतों पर उन्होंने जाकर अपने तख्तियां, किसान आंदोलन, और वो दिन रात छतों पर रहते थे, वहीं नारेबाजी करते थे, और वो तख्तियां इन कृषि काले अध्यादेशों को वापस लिया जाए, इसकी तख्तियां दिखाई जाती थी। जैसे ही लॉकडाउन खत्म हुआ, वैसे ही आंदोलन की शुरुआत हो गई।
तो ये तो लॉकडाउन के दौरान ही आंदोलन शुरू हो गया था। और ये एक अंतरराष्ट्रीय दबाव है जिसके तहत किसानों से देर सवेर उनकी जमीनें ली जानी हैं। जमीनें आज नहीं ली जानी है, कल ली। सरकार कहती है झूठा प्रचार किया जा रहा है, सरकार कहती है कि झूठा प्रचार किया जा रहा है। लेकिन जब नीति आयोग ने 2017 में एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में कुछ किसान नेताओं को भी आमंत्रित किया, ये राजेवाल जो किसान नेता हैं, ये उस मीटिंग में गए थे। इसके बाद उन्होंने पंजाब में एक भाषण देते हुए उस मीटिंग में क्या हुआ है उसका बारी बारी से सिलसिलेवार उन्होंने वर्णन किया। उस मीटिंग में बहुत सारे कारपोरेट प्रतिनिधि थे। उन कारपोरेट मीटिंग की शुरुआत में ही उन लोगों ने खड़े होकर कहा कि खेती को नई प्रौद्योगिकी चाहिए, नया निवेश चाहिए और हम दोनों लगाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी एक शर्त है। वो कहना था कि 50-50 एकड़ के क्लस्टर्स बनाए जाने चाहिए और उन क्लस्टरों में जिन किसानों की जमीन हो, किसानों को अधिकार नहीं होना चाहिए कि हमसे कोई जवाब सवाल कर सकें, कोई हस्तक्षेप कर सकें। वो उन जमीनों पर काम करने के लिए तैयार होना चाहिए उनको, और सरकार को गारंटी करनी चाहिए कि ऐसा हो। उसी वक्त बलबीर सिंह राजेवाल और उन लोगों को लगा कि ये बहुत बड़ा किस्म का कोई काम होने के लिए जा रहा है, तो उन्होंने धमकी दी अगर हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा तो हम बायकाट कर देंगे। तो फिर उन्हें जो 1.5 घंटे मीटिंग चलनी थी उसको 3 घंटे बढ़ाया गया और नीति आयोग को उनको बोलने का मौका दिया गया। उसमें राजेवाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप जिन किसानों की जमीन लेना चाहते हैं, ये सब लोग एक खास तरह का समाज है, इनके यहाँ जमीन का मालिक, जिनके पास जमीन नहीं होती है, वो भी अपने आप को किसान का बेटा ही कहता है और जमीन निकल जाना इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये लोग कभी, ये जाट समाज जो है ना, ये वो हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट समाज की बात कर रहे थे, ये कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप उनकी जमीनें लेकर उन्हें कारपोरेट हाथों में दे दें। इसलिए आप उस मामले को संभाल नहीं पाएंगे। ये चेतावनी देके वहां से वो चले गए थे और उनकी चेतावनी बिल्कुल 100% सही साबित हुई। जैसे ही सरकार ने ये 3 कानून लागू किए, वैसे ही वही सब होने लगा जिसकी चेतावनी बलबीर सिंह राजेवाल ने नीति आयोग की उस बैठक में दी थी। ये सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है, मैं इन सब चीजों पे अखबार में भी सिलसिलेवार लिख चुका हूं। जी, ये बताइए कि आपने 2 तरह की राजनीति की बात की कि किसान आंदोलन से एक तरफ जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति जुड़ी, दूसरी तरफ समाजवादी खेमे की लोग राजनीति करते रहे। तो इन दोनों की राजनीति का क्या पैटर्न था और दोनों में क्या अंतर था? देखिए, इस समाजवादी आंदोलन की जो राजनीति है, आप एक उदाहरण से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उदाहरण पे हम लोग गौर कर लें तो उससे स्पष्ट हो जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति हिंदू किसानों और मुस्लिम किसानों की एकता के आधार पर विकसित हुई है। इसी तरीके से यादव किसानों की जो राजनीति है वो हिंदू किसानों और मुस्लिम किसानों के और मुस्लिम समाज की एकता के आधार पर विकसित हुई है। लोहिया के नेतृत्व में हुई वो राजनीति, चाहे चरण सिंह के नेतृत्व में हुई, ये राजनीति हमेशा सर्वधर्म समभाव, और इसको आप अगर सेकुलरिज्म कह लें तो आप सेकुलरिज्म कहना चाहें तो आप सेकुलर राजनीति भी कह सकते हैं, इस तरह की राजनीति रही है। और इस तरह की राजनीति के पीछे एक आग्रह ये भी रहा है कि भाई जाति को तोड़ा जाए, लोग जातियों के जात सूचक नाम वगैरह ना लिखें, और इस तरह के आंदोलन भी चलाए गए। समाजवादी पार्टी के जो शिविर होते थे उसमें जो नेताओं के मधुलिमय, मददंडवते या राजनारायण के जो भाषण होते थे उसमें जाति तोड़ों के महत्व के ऊपर जोर दिया जाता था। फिर भाषण देने के बाद में, क्लास लेने के बाद किसानों से पूछा जाता था, भाई आप बताइए आपका नाम क्या है। तो वो अगर उसने गलती से अभ्यासवश फिर से दोबारा अपनी जाति का नाम ले लिया तो उससे कहा जाता था कि भाई अपनी जाति को आप छोड़ दीजिए, आज के बाद से आप जाति सूचक नाम नहीं लिखेंगे। मतलब इस तरह की कोशिशें होती रही। जाहिर है इस तरह की कोशिशें बहुत ही सीमित रूप से ही सफल होती हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह की कोशिशें अगर सफल नहीं हुई हैं तो आप उन तमाम कोशिशों की निंदा करने लगे। इन हमेशा ही सामाजिक परिवर्तन बहुत धीमी गति से होता है। वो इस तरह से शिविर लगाकर भाषण देने से सामाजिक परिवर्तन नहीं होता। फिर भी इस आंदोलन का ये एक बुनियादी चरित्र है। ये आंदोलन हिंदी के ऊपर जोर देता था। ये आंदोलन समाजवाद यानी संसाधनों के पुनर्वितरण के ऊपर और समतामूलक समाज के ऊपर जोर देता था। ये आंदोलन धर्मों के बीच में एकता के ऊपर जोर देता था। ये आंदोलन सादगी के ऊपर जोर देता था, सरलता के ऊपर जोर देता था। मतलब ये सब बातें थी जिनके ऊपर ये आंदोलन जोर देता था। दूसरी तरफ
जो जनसंघ के नेतृत्व में जो पिछड़ी जातियां एकजुट हुई, उसमें मुसलमानों के साथ एकता के पहलू नहीं थे। मुख्य तौर पर उसकी विचारधारा हिंदू राष्ट्रवादी विचारधारा थी। तो उन लोगों ने क्या किया कि पिछड़ी जातियों के अंदर जो संस्कृताइजेशन के पहलू थे, यानी कर्मकांडीय जो उसके पिछड़ी जातियों के जीवन के जो पहलू थे, उन पहलुओं को खास तौर से उभारा गया। ऐसी बात नहीं कि यादव समाज के अंदर कोई कर्मकांड नहीं होते हैं या कोई शादी करने का या सारी जातियों में या जन्म करने का कोई सेकुलर तरीका उन्होंने विकसित कर लिया या गैर धार्मिक तरीका विकसित कर लिया है। वो सब बातें वहां भी हैं, जो बातें वो जो बातें यहां हैं वो वहां भी हैं। लेकिन समाजवादी आंदोलन द्वारा इन बातों को हमेशा समाजवादी आंदोलन के दबाव में ये सब पहलू जो है वो सौम्य चेहरे के साथ मौजूद रहते थे, जबकि जनसंघ के नेतृत्व में इन पहलुओं को एक दावेदारी के ऊपर, अपनी सांस्कृतिक और जातिगत और धार्मिक दावेदारी के तौर पर इन पहलुओं को उभारा गया। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू था। दूसरे, जो समाजवादी आंदोलन था उसके अंदर एक और राजनीतिक नारा काम करता था, वो था ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष का नारा। जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व के अंदर ब्राह्मणवाद के खिलाफ कोई नारा नहीं लगाया जा सकता था। वो लोग शुरू से ही ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष करना या जातियों के बीच में संघर्ष, वो ये तो कर सकते थे किसी ब्राह्मण नेता को इस्तीफा दिलवाकर किसी पिछड़े वर्ग के नेता को उसकी जगह बैठा दें, जैसा उन्होंने किया भी। उन्होंने माधव प्रसाद त्रिपाठी से इस्तीफा दिलवाया और कल्याण सिंह को उसकी जगह बैठा दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी अब इसका सूत्रीकरण वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष में हमने जीत हासिल कर ली इस रूप में करें। अगर यही काम समाजवादी आंदोलन में किया जाता तो उसको इस तरीके से व्याख्यायित किया जाता। दूसरे, जो पिछड़ी जातियां जनसंघ के तहत एकजुट हुई थी, उनको यह अभ्यास दिलाया गया कि वो सामाजिक संघर्ष, टकराव और जद्दोजहद, समाज परिवर्तन, इस प्रकार की भाषा से दूर रहेंगी। ये जो एक समाजवादी, समतावादी, आंबेडकरवादी, लोहियावादी या साम्यवादी, जो भी आप कहना चाहें, ये जो भाषा का पैटर्न है जिसमें हम हमारे और आपके जैसे लोग बोलने और सोचने और लिखने के अभ्यस्त हो चुके हैं, इन जनसंघ के नेतृत्व में जो पिछड़ी जातियां, पिछड़े समाज आए, वहां पर उनको इस भाषा से दूर रखा गया, क्योंकि उन्हें ऊंची जातियों के साथ में जोड़ा जाना था। प्रोजेक्ट ये था कि जो शूद्र समाज है, यानी अन्य पिछड़े वर्ग हैं, उनको यह कहना कि हिंदू जो चातुर्वर्ण की व्यवस्था है उसमें शूद्र समाज हमेशा ही बहुत महत्वपूर्ण रहा है। आप गोलवलकर से लेकर और दीनदयाल उपाध्याय तक तमाम वक्तव्य सुन लीजिए, बार बार वो इस बात को कहते हैं कि ये गलत प्रचार है कि शूद्रों का महत्व कम रहा है। वो हमेशा कहते हैं कि शूद्रों के बड़े बड़े राजवंश हुए, उस इतिहास को याद दिलाते हैं, क्योंकि उन्हें ऊंची जातियों के साथ जोड़ना है। और उनका ये जो पूरा प्रोजेक्ट था, आज हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट कामयाबी की कगार पर खड़ा हुआ है। मैं तो नहीं कहूंगा 100% कामयाबी मिल गई है, फिर भी बहुत बड़े पैमाने पर इसको कामयाबी प्राप्त हुई है। और वहां क्या हुआ, चूंकि आप ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष करना था, तो वहां क्या हुआ, ऊंची जातियां उस पिछड़ों की उस गोलबंदी से बिल्कुल अलग हो गई, फिरंट हो गई और पिछड़ों की दूसरी गोलबंदी के साथ जुड़ गई। ऐसी बात नहीं ऊंची जातियां पिछड़ों के साथ जुड़ी नहीं है। जनसंघ के नेतृत्व में जो पिछड़े गोलबंद हुए थे उसके साथ ऊंची जातियों ने जुड़ना पसंद किया। समाजवादियों के नेतृत्व में और चरण सिंह के नेतृत्व में जो जमा हुए थे उनके साथ जुड़ना पसंद नहीं किया। जी, और इसी राजनीति का शायद हमने बीच में टकराव भी देखा, मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ था, शायद ये जो राजनीति आप जनसंघ और बीजेपी की राजनीति कह रहे हैं, उसका प्रभाव उस दौरान हमें देखने को मिला। जो विभाजन हिंदू मुसलमान का हुआ, स्पष्ट रूप से दंगों के रूप में सामने आया। उसका विभाजन तो बहुत तरीके से हम लोगों के सामने आया है। आप केवल उस दंगे तक ही इसको सीमित होकर मत देखिए। दंगा तो अभी हुआ है, दंगा 2013 में हुआ था। ये तो जैसे ही राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में, वैसे ही ऊंची जातियां भगवा झंडे के तहत गोलबंद होने लगी। और भगवा झंडे के तहत जैसे ही गोलबंद हुई, वहां पर पिछड़ी जातियों के पुत्रों के साथ में वो जुड़ गई।
जो उनके साथ अब ये तो 2013 की बात कर रहे हैं, मैं तो 1990 से जी ये प्रक्रिया होते हुए घटित होते हुए देख रहा हूं। उसके बाद से पिछड़ी उत्तर प्रदेश की और बिहार की और दूसरे हिंदी भाषी इलाकों की जो जो ऊंची जातियां हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के किसी को वोट नहीं दिया। अगर वोट दिया है तो अपवाद स्वरूप वोट दिया है। ऐसे मान लीजिए 2007 में उन्होंने मायावती को अपवाद स्वरूप उनके 16-17% ब्राह्मणों ने और ऊंची जातियों के कुछ लोगों ने वोट दिया। या 2019 में आप कह सकते हैं कि कुछ कुछ कांग्रेस को भी इन लोगों ने वोट दिया, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की 19-20 सीटें आ गई थी। तो कहीं कहीं कभी कभी अपवाद स्वरूप वो भारतीय जनता पार्टी से उनका एक हिस्सा हटा है, लेकिन बाकी उसका उनका अधिकतम वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पड़ता रहा है। इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ ब्राह्मणों का वोट भारतीय जनता पार्टी से हटे, लेकिन इसके बारे में हम लोग केवल कयास ही लगा सकते हैं। जी ऐसा भी एक दौर रहा है जब थोड़ा कम्युनिस्ट पार्टियों का भी असर रहा है, खासतौर से ईस्टर्न यूपी के हिस्से में। क्या उसका भी किसान आंदोलन में किसी तरह से असर पड़ा है या वो पूरी तरह से फेड आउट हो गया? भाई आप देखिए, कम्युनिस्ट पार्टियां तो किसान सभा के जरिए राजनीति करती हैं। कम्युनिस्ट पार्टियों का मुख्य पैटर्न क्या है कि वो अपना एक फ्रंट बनाती हैं। इस फ्रंट का नाम होता है किसान सभा। अब इस किसान सभा वाले फ्रंट में एक समस्या होती है हमेशा, कि किसान सभा जो होती है हमेशा मझोले और छोटे किसानों को लेकर बनती है। कम्युनिस्ट पार्टियों की थीसिस ये होती है कि जिसके पास जमीन नहीं है वो किसान नहीं है। इसमें क्या होता है कि बड़े पैमाने पर जो भूमिहीन किसान होते हैं, यानी इनको खेतिहर मजदूर कहते हैं, वो किसान सभाओं के अंग नहीं बन पाते। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सीपीएम की जो क्रांति की थ्योरी है वो मिडिल पीजेंट थ्योरी है। जब बाद में इन चीजों की बहुत आलोचना हुई तो सीपीएम ने एक खेत मजदूर सभा बना दी, लेकिन किसान सभा में उन्होंने भूमिहीन किसानों को शामिल तब भी नहीं किया। उनको मानते ही नहीं है इसकी किसान, क्योंकि उनके पास जमीन नहीं है। उनके पास जमीन नहीं है तो उनके पास बाद में उन्होंने आलोचना होने पर खेत मजदूर सभा बनाई। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो कम्युनिस्टों का किसान आंदोलन है वो उत्तर प्रदेश के और बिहार के कुछ इलाकों में कामयाब जरूर हुआ है, लेकिन जो चुनाव लड़ने वाली कम्युनिस्ट पार्टियां थी, सीपीआई और सीपीएम, वो बहुत लंबी दूरी तक उसको नहीं खींच पाए। जैसे कि एक जमाने में तो बिहार में भूमिहारों के बीच में और दूसरी और अन्य किसान जातियां थी, उसमें सीपीआई का काफी अच्छा काम था और वो काफी प्रभावी थे, लेकिन धीरे धीरे उनके हाथ से पहल निकलती चली गई। और 1990 में जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई और पिछड़े वर्ग की राजनीति का उभार हुआ बहुत बड़े पैमाने पर, उसके बाद से पूरी तरीके से किसान लोग उनके साथ नहीं रह गए और नक्सलवादी आंदोलन ने उनकी खेत मजदूर सभा के जितने भी गरीब किसान मजदूर थे वो बिहार प्रदेश किसान सभा में ले लिए। यानी वो पूरा का पूरा आधार जो है वो उधर शिफ्ट हो गया। जो स्वामी सयानंद की प्रेरणा से जो किसान सभा बनाई थी वो सीपीआई एमएल के पास चली गई। तो जो चुनाव लड़ने वाली सीपीआई सीपीएम जो कम्युनिस्ट पार्टियां थी, दरअसल उनके पास किसानों के नाम पे कुछ भी नहीं रह गया। तो एक बहुत छोटा ऐसा समय था जब इन लोगों का कुछ इलाकों में प्रभाव था, लेकिन इन लोगों की राजनीति करने के तौर तरीकों ने और उनकी जो भारत के किसान समाज के बारे में जो उनकी समझ है, उस समझ की वजह से सारी चीजें उनके हाथ में बात नहीं रह पाई। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की राजनीतिक शक्ति, उनका आधार, उनका सोच, उस पर बात की है। अगर इसकी तुलना हम पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश के किसानों की राजनीतिक चेतना से करें या उनकी शक्ति से करें तो वो क्या तस्वीर बनती है? देखिए वहां तो मुख्य तौर पे डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में जो गोलबंदी हुई थी और दीनदयाल उपाध्याय के नेतृत्व में जो गोलबंदी हुई थी, उसका असर वहां दिखाई पड़ता है। बाद में चरण सिंह ने डॉक्टर लोहिया के किसानों को अपने नेतृत्व में, डॉक्टर लोहिया की मृत्यु के बाद में वो किसान उनके नेतृत्व में चले गए और फिर लोक दल, भारतीय क्रांति दल, ये सब जो राजनीतिक जत्थेबंदियां हुई, इन जत्थेबंदियों के तहत उनकी गोलबंदी लगातार होती रही और वही स्थिति आज भी है। क्या वो पश्चिम के किसान की तरह उतना संगठित, उतना मुखर हो पा रहा है? नहीं, जिस तरह से किसान आंदोलन यहां होता है, क्योंकि यहां पर बड़ी बड़ी जोतें होने के कारण जो
बाजार के लिए नकदी फसलें उगाने का चलन इस इलाके में बहुत है, बहुत बड़े पैमाने पर है। और इसीलिए ये इलाका राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे किसान आंदोलनों से, दूसरी किसान जत्थेबंदियों से जुड़ जाता है, चाहे वो महाराष्ट्र का शेतकरी संगठन हो, या प्रोफेसर नादंजो स्वामी के नेतृत्व में कर्नाटक में चलने वाला आंदोलन हो, या भूपेंद्र सिंह मान वगैरह के नेतृत्व में चलने वाला पंजाब का आंदोलन हो, उसके साथ ये वाला किसान जुड़ जाता है उधर। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान जो है इस तरीके से इस आंदोलन से, उस तरह से इसका हिस्सा नहीं बन पाता। तो अब जब यूपी मिशन किसान आंदोलन चलाएगा तो वो किस तरह से वो बाकी प्रदेश के बाकी हिस्से के किसानों को जोड़ने में कामयाब हो पाएगा? देखिए, व्यवहारिक रूप से तो दावा कोई कुछ भी करे, मेरा मानना है किसान आंदोलन का राजनीतिक प्रभाव, चुनाव पर पड़ने वाला प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सीमित रहेगा। ये मानना कि वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी अपना असर डालेगा या मध्य उत्तर प्रदेश में भी उसका असर होगा, तो मुझे नहीं लगता कि ये मानना उचित होगा। मुख्य तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका असर होगा, हरियाणा में इसका असर होगा और पंजाब की राजनीति पे इसका असर होगा। पंजाब में तो ये आंदोलन बहुत अच्छी स्थिति में है। मेरे एक साथी ने मुझे बताया कि अगर ये आंदोलन खुद चुनाव लड़ने का फैसला कर ले और हर जगह केवल जो किसान इस धरनों में मरे हैं, केवल उनकी विधवाओं को चुनाव में खड़ा कर दिया जाए, उनके घर वालों को चुनाव में खड़ा कर दिया जाए, तो काफी सीटें वो लोग वहां पे जीत सकते हैं पंजाब में। लेकिन वहां पे वो चुनाव लड़ने की मूड में है नहीं। अभी तक उनके नेताओं के जो नीति वक्तव्य आए हैं, वो ऐसा नहीं लगता कि वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे वहां पे। तो अभी तक जो किसान राजनीति का ट्रेंड रहा है, या उसमें कोई आपने चरित्र में कोई परिवर्तन होते देखा है इस किसान आंदोलन में, और जो 90 के दशक में किसान आंदोलन होते थे, जो चरण सिंह के नेतृत्व में होते थे, कोई एक ऐसा थ्रेड निकलता दिख रहा है, या कोई ऐसा लग रहा है कि ये हर बार कुछ ना कुछ बदलाव के साथ सामने आया है? देखिए, चरण सिंह के नेतृत्व में जो किसान दावेदारी होती थी, वो उसकी मुख्य अभिव्यक्ति मुख्य तौर पर चुनावी गोलबंदी में होती थी। और उसके बाद जो नकदी फसलों के किसानों के जो आंदोलन होते थे, चाहे भले ही चरण सिंह के क्षेत्र जो महेश की टिकैत के नेतृत्व में हुए, उनकी दावेदारी मुख्य तौर पर राजनीतिक मांगों के रूप में होती थी और वो चुनावी दायरे से वो लोग थोड़ा दूर रहते थे। आज जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये दो ही नहीं, तीन तरह के काम कर रहा है, ऐसा मुझे लगता है। एक तरफ वो आर्थिक मांगे बुलंद कर रहा है, दूसरी तरफ वो चुनावी राजनीति को प्रभावित करना चाहता है और उसकी पेशबंदी चल रही है अभी, और तीसरी तरफ वो राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर भी अपनी टीका टिप्पणियां कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई एक अघोषित निरंकुशता इस देश के ऊपर थोप दी गई है। वो कह रहा है कि देश की संपत्ति जो है वो औने पौने दामों में कुछ जो क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, जो यारबाज पूंजीवाद है, उसमें बेची जा रही है। ये सब बातें भी वो कह रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए कि इस आंदोलन की जो राजनीतिक चेतना है, वो अपनी संरचना में अधिक स्थानीय भी है और साथ साथ में राष्ट्रीय भी है। तो क्या हम ये माने कि किसान चेतना अब एक नए ढंग से सामने आ रही है, एक नए ढंग से संगठित हो? ये इसीलिए मैं कहता हूं, ये किसान आंदोलन अतीत के किसी भी किसान आंदोलन के मुकाबले असाधारण किस्म का किसान आंदोलन है। ये बहुमुखी है और ये राजनीति को कई दिशाओं से प्रभावित कर रहा है। जितना टिकाऊपन इसमें है वो तो कभी आज तक देखा ही नहीं गया। कोई आंदोलन कभी इतना टिकाऊ नहीं होता है। और इसके पीछे सिख समाज की जो एक संगठनकारी शक्ति है और जो एक अभूतपूर्व सेवा भावना है, जो कि देश के दूसरे समुदायों में उस तरह से नहीं पाई जाती, वो इसके अंदर मौजूद है। जो जाट समाज की अपनी एक जिद होती है, जो जिस जिद के कारण कभी उनका मजाक भी उड़ता है, लेकिन आज वही जिद बहुत ही सकारात्मक रूपों में हम लोगों के सामने खड़ी हुई है। ये उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव है। और इस प्रभाव ने क्या किया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो इतना असर नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन हरियाणा और दूसरी जगहों पर जो स्त्री शक्ति है इन समाजों की, वो निकलकर राजनीति के मोर्चे पे आई है। ये चीज आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा नहीं दिखाई पड़ेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की रैलियों में और दूसरी जगहों पे आपको स्त्रियां नहीं दिखाई पड़ेंगी, लेकिन हरियाणा में आपको वो चीज दिखाई पड़ेगी, पंजाब में वो चीज आपको बहुत बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ेगी।
तो जो जेंडर का कोण है इस किसान आंदोलन का, वो भी रेखांकित करने योग्य है। तो उसमें कई धरातलों पर, कई स्तरों पर भी ये आंदोलन अपना काम कर रहा है। भविष्य में जब कभी इसके ऊपर बाकायदा एक सुव्यवस्थित अनुसंधान होगा, तब ये चीजें ज्यादा अच्छी तरह निकल कर आ पाएंगी। अभी तो हम लोग, कोई घटना होती है तो हम लोग उस घटना के विश्लेषण में ज्यादा फंस जाते हैं और इसके दूरगामी प्रभावों के ऊपर कम चिंता कर पाते हैं। जी, अंतिम प्रश्न है मेरा कि पहले एक तरह से ये होता था कि किसानों के पास एक कोई ऐसी पार्टी होती थी, एक कोई ऐसा दल होता था जिसको वो ये मानते थे कि उनका अपना दल है, चाहे चरण सिंह की पार्टी हो, अजीत सिंह भी काफी हद तक इस तरफ चले, फिर राष्ट्रीय लोकदल को भी ये माना जाता है कि ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का प्रतिनिधित्व, नेतृत्व करता है। आज की तारीख में ऐसा कोई दल दिख नहीं रहा है उस पैमाने पर। तो क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक चेतना आगे चल के किसी राजनीतिक दल को भी जन्म दे सकती है? देखिए, राजनीतिक दल को जन्म देना चाहिए उसे। मैं ये समझता हूं कि चौधरी चरण सिंह की विरासत संभाली मुलायम सिंह जी ने, और उधर कर्पूरी ठाकुर और चौधरी चरण सिंह की मिली जुली विरासत संभाली लालू यादव ने। तो और शुरू में लगा था, आप 90 के दशक के बारे में सोचिए, 80 के दशक के बारे में देखिए, तो आप पाएंगे कि ये दोनों नेता जो थे वो सभी तरह की किसान जातियों का नेतृत्व करने की क्षमता से संपन्न थे और उनकी प्रतिष्ठा भी उनमें अच्छी तरह से थी। लेकिन धीरे धीरे जिसको मैं सामाजिक न्याय की राजनीति का पतन और पराभव कहता हूं, वो प्रवृत्ति इतनी हावी होती चली गई कि ये जो संभावनाएं थी, जो व्यापक संभावनाएं थी, ये संकीर्ण होती चली गई और वो चीज कम होती चली गई। लेकिन अभी भी कि अगर कोई नेता उभरे ऐसा और वो कुछ इस तरह की बात करे जिससे सभी किसान जातियों को लगे कि भाई इसके साथ जाने पर हमें हमारा राजनीतिक हिस्सा प्राप्त होगा। देखिए, आज स्थिति यह है कि अगर कोई ये चाहे कि कोई बिरादरी उसको समर्थन देती रहे और बाई प्रॉक्सी उसको वो राजनीतिक भागीदारी करने की बात करते हैं, राजनीतिक भागीदारी कोई और करते रहे, पदों पे कोई और बैठे रहे, उनसे कहेंगे आप भी हमारे साथ हैं, लीजिए एक टुकड़ा हमने आपके लिए फेंक दिया। अब ये संभव नहीं रह गया है। न तो आप दलितों को इस तरीके से अपने साथ रख सकते हैं, न मुसलमानों को अपने साथ इस तरह रख सकते हैं। ओवैसी यही तो चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी चाहते क्या है? वो यही तो चाहते हैं कि मुसलमानों का बाई प्रॉक्सी जो समर्थन लिया जाता है, हम इसका पर्दाफाश कर दें और हम इस चक्कर में मुसलमानों को नेता बन जाएंगे, हम आपको सत्ता में सीधी भागीदारी दिलाएंगे। तो ये यही कोशिश वो कर रहे हैं लगातार, उनका तर्क इसी तरफ रहता है। तो जो पिछड़े वर्ग का जो नेता, नरेंद्र मोदी की भी कोशिश यही है। नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि उन्हें सारे देश में पिछड़े वर्ग का नेता मान लिया जाए और उनके लिए पिछड़ा वर्ग वो है जो कि संविधान में लिखा हुआ है, अन्य पिछड़ा वर्ग नहीं। मैं इस बात को लोग इस बात को समझते नहीं है, इस फर्क को समझना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग में क्या फर्क है? पिछड़े वर्ग के अंदर दलित वर्ग भी आता है, पिछड़े वर्ग के अंदर आदिवासी वर्ग भी आता है। नरेंद्र मोदी पिछड़ी जातियों, दलित जातियों और आदिवासी जातियों के एकमात्र राष्ट्रीय नेता बनना चाहते हैं। उनकी पूरी योजना, जिस दिन वो एकमात्र राष्ट्रीय नेता बन गए, उस वक्त उन्हें किसी के समर्थन की कुछ जरूरत नहीं रह जाएगी। फिर उनको सत्ता से आगे 100 साल तक फिर उनकी आत्मा जब आत्मा रह जाएगी, वही प्रधानमंत्री बना करेगी, कोई दूसरा बन ही नहीं पाएगा प्रधानमंत्री। मैं ये कह रहा हूं कि वो ये करना चाहते हैं जी। हर डिक्टेटर कुछ इसी तरह से सोचा करता है लंबे समय के लिए। नहीं, यहाँ समस्या क्या है कि यहाँ पर लोकतांत्रिक गोलबंदी के जरिए किस तरीके से एक स्थायी हुकूमत कायम की जाए, वो कोशिश दिखाई पड़ रही है। डिक्टेटर तो फौज के दम पे कायम करता है, वो पुलिस ले आता है, वो संविधान बदल देता है। यहाँ संविधान बदलने का कोई कार्यक्रम नहीं है, यहाँ फौज और पुलिस के इस तरह के प्रयोग का कोई कार्यक्रम नहीं है। इस जो तानाशाही स्थापित करने के जो क्लासिकल तरीके हैं, इनसे ये कोई अलग तरह का प्रोजेक्ट है। पूरा ये प्रोजेक्ट ही इस तरीके का है कि वो समाज का जो बहुसंख्यक हिस्सा है, हिंदू समाज का, जिसको संविधान ने पिछड़े वर्ग की श्रेणी बनाई है, इसके लिए उसका पूरा का पूरा नेतृत्व एक व्यक्ति के हाथ में चला जाए, फिर बाकी जातियां तो मजबूरन उसके साथ खड़ी होंगी। अभय जी, अंत में आपने एक दूसरी बहस छेड़ दी है, मुझे लगता है इस पर कभी अलग से विस्तार से बात करनी पड़ेगी, लेकिन आज आपने
किसान राजनीति के बारे में बहुत ही स्पष्टता के साथ जो चीजें रखी हमारे दर्शकों के सामने, मुझे लगता है कि उससे उन्हें मदद मिलेगी उत्तर प्रदेश की किसान की राजनीति समझने में, और वो जो पूरी राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहे हैं इस बार, उसको भी ज्यादा गहराई से और करीब से देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी इस बातचीत के लिए, इस श्रृंखला में अपने विचार रखने के लिए धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।